नमस्ते मित्रों, श्री सत्यसाई लक्ष्मी मोहन विद्यालय से गामित प्रज्ञा एस आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कक्षा 9 विषय हिंदी इकाई 6 मेरी बीमारी श्यामा ने ली। लेखक है हरिवंश राय बच्चन। साहित्य प्रकार है आत्मकथा अंश। तो बच्चों, हरिवंश राय बच्चन जो है वो हमारे देश के सुपरस्टार जो अमिताभ बच्चन जो है उनका पिता है। बच्चों, हरिवंश राय बच्चन की 2 पत्नी थी। उनमें से जो श्यामा है वो उनकी प्रथम पत्नी है। तो जब हरिवंश राय बच्चन बीमार पड़ जाते हैं तब श्यामा तन मन धन से उनकी सेवा करती है और हरिवंश राय बच्चन की सेवा करते करते श्यामा भी बीमार पड़ जाती है और श्यामा उन्हीं के कारण मृत्यु हो जाती है। तो बच्चों, प्रस्तुत आत्मकथा खंड में हरिवंश राय बच्चन ने उनके जीवन का जो कठिन दिनों है उनके बारे में बहुत अच्छी तरह से वर्णन किया है। तो बच्चों, अब हम हरिवंश राय बच्चन का परिचय और मेरी बीमारी श्यामा ने ली गद्यों को अच्छी तरह से देखेंगे। बच्चों, मेरी बीमारी श्यामा ने ली, जिसका लेखक है हरिवंश राय बच्चन। तो बच्चों, अब हम हरिवंश राय बच्चन का परिचय लेंगे। तो हरिवंश राय बच्चन का जन्म सन 1907 में और उनका निधन सन 2003 में हुआ था। हिंदी साहित्य में हरिवंश राय बच्चन का नाम उनकी एकमात्र कृति से ही अमर हो गया। हालांकि विपुल मात्रा में साहित्य सर्जन किया है। छायावादोत्तर काल ने के कवियों में बच्चन एक विशिष्ट सर्जक रहे हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंग्रेजी के प्राध्यापक के रूप में, तत्पश्चात दिल्ली में सरकारी सेवा, आकाशवाणी और 2 अन्य स्थलों पर अपने सेवाएं दी। भारत के एक विशिष्ट कवि के रूप में राष्ट्रपति जी ने उन्हें राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया था। प्रारंभिक नौकरी पायोनियर प्रेस में की थी। मधुशाला के कवि के रूप में बच्चन जी को इतनी शोहरत मिली कि उनकी मधुशाला का सभा सम्मेलनों, कवि गोष्ठी आदि में होता था। लोग बड़ी संख्या में उमड़ते थे। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से जॉन पेट्स नामक कवि के समग्र वाङ्मय पर अपने यानी कि हरिवंश राय बच्चन ने पीएचडी की है। केंद्रीय मंत्रालय दिल्ली में हरिवंश राय बच्चन के हिंदी विशेषज्ञ के रूप में अप्रतिम कार्य किया है। हरिवंश राय बच्चन ने कई पुरस्कार जैसे सोवियत लैंड पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म विभूषण आदि प्राप्त हुए हैं। तीर पर कैसे रुकूं में आज, लहर का निमंत्रण और इस पार प्रिय तुम हो, मधु है उस पार न जाने क्या होगा जैसी काव्य पंक्तियां आज भी लोगों की जबान पर है। मधुशाला, निशा निमंत्रण, सप्तरंगिनी, मिलन यामिनी, आकुल अंतर और एकांत संगीत नामक उनके सुप्रसिद्ध काव्य संग्रह है। तो क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक शीर्षक से 4 खंडों में लिखी आपकी आत्मकथा है। मेरी बीमारी श्यामा ने ली आत्मकथांश है जो क्या भूलूं क्या याद करूं में से लिया गया है। बच्चन जी की प्रथम पत्नी का नाम श्यामा था, जो सही अर्थ में एक आदर्श जीवन संगिनी थी। श्यामा की बीमारी उसकी खुद की न होकर बच्चन जी की थी, जो सेवा करते करते ले ली गई थी। बच्चन जी का यह मंतव्य श्यामा की पति भक्ति, कर्तव्य परायणता और निष्ठा का प्रतीक है। प्रस्तुत आत्मकथांश में श्यामा की बीमारी का दर्दनाक और कारुण्य सभर निरूपण मिलता है, तो दूसरी ओर कवि की भावुकता और संवेदनशीलता का प्रकटीकरण मिलता है। क्या भूलूं क्या याद करूं श्री हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। हिंदी के इस सुप्रसिद्ध कवि ने अपने संस्मरण बड़े ही रोचक ढंग से आलेखित किए हैं। कवि अपने जीवन की घटनाओं के साथ उस युग का चित्र भी दे देता है। प्रस्तुत अंश क्या भूलूं क्या याद करूं से लिया गया है। इसका यह शीर्षक मेरी बीमारी श्यामा ने ली भी विषय वस्तु का भी निर्देश करता है। तो बच्चों,
अब हम आत्मकथा अंश को पढ़ेंगे। मैं अपनी बीमारी को दुलराने वालों में न था। श्री हरिवंश राय बच्चन क्या कहता है कि मैं अपनी बीमारी को, यहाँ पर शब्दार्थ है दुलराने वाला यानी कि लाड प्यार करने वाला। तो हरिवंश राय बच्चन क्या कहता है कि मैं अपनी बीमारी को लाड प्यार करने वाला नहीं था। सच कहूं तो मैं अपनी बीमारियों के प्रति प्रायः निर्भय था। शायद मैंने गांधी जी के ही लेख में कहीं पढ़ा था कि बीमार होना अपराध है। क्या कहता है बच्चन जी कि शायद मैंने गांधी जी के लेख में ही कहीं पढ़ा था कि बीमार होना वो अपराध है, गुनाह है। हमें जो शरीर दिया गया है उसे हम स्वस्थ न रखें तो हम अपराधी तो है ही। क्या कहता है बच्चन जी कि हमारा जो ये शरीर है, भगवान ने हमें इतना सुंदर शरीर दिया है और इस शरीर को हम स्वस्थ न रखें तो हम अपराधी ही है। मैं इस तर्क को कुछ और आगे ले गया था। यहाँ पर शब्दार्थ है तर्क यानी कि दलील। अपराधी को दंड देना चाहिए। क्या कहता है बच्चन जी कि जो अपराधी है उन्हें दंड तो मिलना ही चाहिए, उन्हें दंड तो देना ही चाहिए। मुझे जब कभी छोटी मोटी बीमारी होती जैसे कि जुकाम, बुखार, खांसी, सिर दर्द, तो मैं खाट पर न लेटता और भी अपने से काम लेता। क्या कहता है बच्चन जी कि जब मुझे छोटी मोटी बीमारी जैसे कि जुकाम यानी कि सर्दी, बुखार यानी कि ताव, खांसी, सिर दर्द जैसी बीमारी जब मुझे होती थी तब मैं खाट पर लेटता नहीं था, आराम करता नहीं था, लेकिन मैं और भी काम करता था। मुझे भरे भुट्टट बुखार में अपनी रात की ट्यूशन पर जाने की याद है। भूरे भुट्टट यानी कि बहुत तेज। तो बच्चन जी यहाँ पर कहता है कि जब मुझे बहुत तेज बुखार था तब भी मैं रात को अपनी ट्यूशन लेने के लिए जाता था। उस दिनों को यहाँ पर बच्चन जी को याद है। बुखार की गर्मी और तेजी में तो मैं और जोश से पड़ा था। मजदूरी करके रोटी कमाने वालों को बीमार पड़ने का क्या अधिकार है। क्या कहता है बच्चन जी कि जब बुखार की गर्मी और भी तेज हो जाती थी और तब मुझे बच्चों को जोश से मैं बच्चों को पढ़ाता था और मजदूरी करके रोटी कमाने वालों को बीमार पड़ना तो अधिकार ही नहीं है। बीमारी अमीरों की हर मजदगी है, गरीबों को उसे अपने पीछे न लगाना चाहिए। बच्चों यहाँ पर शब्दार्थ है हर मजदगी यानी कि हरामीपन। तो यहाँ पर बच्चन जी क्या कहता है कि जो बीमारी है वो तो अमीरों की हरामीपन है, क्योंकि जो अमीर लोग हैं वो बीमार होना उनके लिए वो एक बहाना बन जाता है और उनके पास तो अमीर लोग हैं, उनके पास बहुत सारे पैसे होते हैं, इसलिए वो दवाई लाते हैं और आराम करते हैं। लेकिन गरीबों के पास तो पैसा ज्यादा नहीं होते और गरीब लोग रोजी रोटी से ही अपना गुजरान करते हैं। इसलिए हमें बीमारी से पीछे, जो गरीब लोग हैं उन्हें बीमारी से पीछे हटना नहीं चाहिए। लिखने में तो ऊंचा बुखार मुझे सब तरह से सहायक, प्रेरक और प्रोत्साहक लगता। क्या कहता है बच्चन जी कि उनकी आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं थी, इसलिए यहाँ पर कहता है कि जब वो लिखने का काम करता था तब वो क्या कहता है कि जो तेज बुखार था वो भी उन्हें लिखने में एक सहायक, प्रेरक और प्रोत्साहक लगता था। एक तरह की आग जिससे मेरी अनुभूतियों में ताप आता, जिसमें गल पिघलकर मेरा हृदय ढलता। एक तरह की भट्टी जो मेरे विचार, भाव, कल्पनाओं को उबाल देकर उच्छलित करती। और यहाँ पर लेखक कहता है कि जब ऊंचा बुखार रहता था, तेज बुखार रहता था, तब भी वो उनके विचार, उनकी जो भावना वो है, उनकी जो कल्पना वो है, उन सबको और भी बढ़ा देता था, तेज कर देता था और लेखक को तेज बुखार में भी बहुत अच्छी तरह से बल मिलता था।
यह तो मैं नहीं कहूँगा कि बुखार में मैं अदबदा कर लिखता था, पर अगर मैं लिखना चाहता था तो बुखार मेरे लिए कोई बाधा नहीं बन सकता था। क्या कहता है लेखक कि यह तो मैं नहीं कहूँगा कि बुखार में मैं जबरदस्ती लिखता था। यहाँ पर शब्द अर्थ है बच्चों अदबदा यानी कि जबरदस्ती। तो लेखक कहता है कि यह तो मैं नहीं कहूँगा कि बुखार में मैं जबरदस्ती लिखता था, पर अगर मैं लिखना चाहता था तो बुखार होने के कारण भी मुझे कोई बाधा नहीं थी। हल्के बुखार में तो मेरे सब काम हस्त मालूम होते रहते थे। क्या कहता है लेखक कि जब उन्हें हल्के प्रकार की बुखार थी तब तो वह अपने नित्य नियम के अनुसार अपना काम करते रहते थे। कोई मेरा बदन छूकर कभी कहता था कि तुम्हें तो बुखार है, तो मैं पट से जवाब देता था कि हाँ बुखार है और मैं भी हूँ। बच्चों यहाँ पर शब्दार्थ है बदन यानी कि शरीर और मुहावरे का अर्थ है पेट से जवाब देना यानी कि तुरंत और निर्भय होकर जवाब देना। तो यहाँ पर बच्चन जी कहता है कि जब कोई मेरा शरीर छूकर मुझे कहता था कि आपको बुखार है, तो मैं तुरंत निर्भय होकर उन्हें जवाब दे देता था कि हाँ मुझे बुखार है और मैं भी हूँ। शायद किपलिंग ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि कभी कभी उसे बुखार में भी काम करना पड़ता था और जब वह बुखार में होता था तो और अच्छी कहानियां लिखता था। बच्चों यहाँ पर जो नाम है किपलिंग, जो एक ब्रिटिश अंग्रेजी कवि है, तो उस कवि ने क्या कहा है कि उनकी आत्मकथा में कहा है कि जब मैं बुखार में जब वो कभी कभी जब वो लिखता था आत्मकथा लिखता था तब कभी कभी उसे बुखार में भी काम करना पड़ता था और जब वो बुखार में होता था तब वो जो किपलिंग जो अंग्रेज कवि है वो बहुत अच्छी तरह से अपनी कहानियां भी लिख सकता था। बुखार में कम लिखने की मुझे याद नहीं, वो कैसा बन पड़ा उसका निर्णय में नो देना चाहूंगा। प्रसंगवश मुझे याद आ गया कि अपनी दो चट्टाने की दो सबसे बड़ी कविताएं छात्र के नोबेल पुरस्कार ठुकरा देने पर और दो चट्टान अथवा सिसिफस बरकस हनुमान मैंने प्लूरिसी में पढ़े पढ़े लिखी थी। यहाँ पर बच्चन जी कहता है कि उन्हें याद नहीं कि बुखार में उन्होंने कम लिखा था या नहीं, उन्हें वो याद नहीं है, लेकिन वो कहता है कि प्रसंगवश मुझे याद आ गया है कि उन्होंने दो चट्टानों की जो बुक है उनमें सबसे बड़ी कविता ये उन्हें लिखी थी कि नोबेल पुरस्कार ठुकरा देने पर और दो चट्टान अथवा सिसिफस बरकस हनुमान जैसे जो दो कविताएं है वो उन्होंने उनकी जो बीमारी प्लूरिसी की जो बीमारी थी उन बीमारी में उन्होंने ये दो कविताएं भी लिखी थी। बहरहाल जब मैं अपनी जवानी पर था बीमारी मुझे पराजित न करती थी, मैं ही अपनी जिद से बीमारी को पराजित कर देता था। तो यहाँ पर शब्दार्थ है बच्चों बहरहाल यानी कि हर हालत में। तो यहाँ पर लेखक क्या कहता है कि हर हालत में जब मैं अपनी जवानी पर था तब हर हालत में मैं बीमारी मुझे पराजित करती नहीं थी, मैं ही अपनी जिद से बीमारी को पराजित कर देता था। तो हर हालत में जब मेरी जवानी पर बीमारी मुझे कभी भी पराजित न करती थी, लेकिन मैं ही अपनी जिद से बीमारी को पराजित कर देता था। बुखार सुखार आखिर कितने दिन चलता, विश्राम तिवारी कहा करते थे, मार के पीछे भूत भागे। मैंने अपने प्रयोग से सिद्ध किया था, काम के पीछे बुखार
भागे। तो यहाँ पर बच्चन जी कहता है कि जो विश्राम तिवारी जो है उन्होंने कहा था कि मार के पीछे भूत भागता है, लेकिन यहाँ पर बच्चन जी ने उनके जीवन में प्रयोग करके सिद्ध किया है कि काम के पीछे बुखार भागे, काम के पीछे बुखार भागे, यानी कि काम न करने वाले जो लोग हैं उन लोगों को मामूली बुखार भी बहुत तेज बुखार लगता है और उनके लिए वो दवाई लेते हैं। लेकिन जो दृढ़ मनोबल वाले जो लोग हैं वो लोग साधारण बुखार को कुछ नहीं गिनते और वो लोग अपने अपने काम में लगे रहते हैं और बुखार और जो दृढ़ मनोबल वाले जो लोग हैं वो अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। तो बच्चों, अब जो बाकी आत्मकथा अंश है उनके बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे। ओके, धन्यवाद।